बायोफ्यूल यानी जैविक ईंधन। आजकल ये शब्द बहुत सुनने को मिलता है। इसे भविष्य की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा कंटेंडर माना जाता है। लेकिन क्या ये वाकई में फ्यूचर का हीरो है या फिर इस कहानी में भी कोई ट्विस्ट है? चलिए मिलकर इसकी असलियत जानते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए कि गाड़ी का अगला टैंक किसी तेल के कुएं से नहीं बल्कि किसी लहलहाते खेत से भरा जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि बायोफ्यूल का असली वादा यही है। लेकिन बायोफ्यूल की कहानी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब वो प्रॉब्लम क्या है जिससे ये लड़ रहा है। और उस प्रॉब्लम का नाम है फॉसिल फ्यूल पर हमारी दुनिया की निर्भरता। 80%, ये बहुत बड़ा नंबर है। आज भी हमारी दुनिया की एनर्जी का इतना बड़ा हिस्सा कोयला, तेल और गैस से ही आता है। इसका मतलब हमारे घरों की लाइटें, सड़कों पर चलती गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, सब कुछ इसी पर टिका हुआ है। और ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि दुनिया भर के देशों के बीच टेंशन की भी एक बड़ी वजह है। तो इस बड़ी प्रॉब्लम के जवाब में साइंस ने एक बहुत ही पुरानी और जानी पहचानी चीज की तरफ देखा, और वो थे पौधे। बस यहीं से शुरू हुई फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल की कहानी, जो उस वक्त एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन जैसा लग रहा था। अच्छा, तो ये बायोफ्यूल आखिर है क्या? देखिए, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। बायो मतलब लिविंग और फ्यूल यानी ईंधन। सीधा सा हिसाब है, किसी भी जिंदा चीज से बना ईंधन, फिर चाहे वो मक्के का पौधा हो, आल्गी हो या जानवरों का गोबर। अगर उससे एनर्जी बन सकती है तो वो बायोफ्यूल है। ओके, पर ये बनता कैसे है? चलिए बायो इथेनॉल का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका प्रोसेस सरप्राइजिंगली बियर बनाने जैसा ही है। सबसे पहले फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि मक्का, फिर उनसे चीनी निकालकर यीस्ट के साथ फर्मेंट किया जाता है। इससे बनता है अल्कोहल, और आखिर में उस अल्कोहल को प्यूरिफाई करके गाड़ियों में इस्तेमाल करने लायक फ्यूल बना लिया जाता है। और इसके नतीजे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते भी हैं। गाड़ियों के लिए मक्के से बना इथेनॉल, ट्रकों और बसों के लिए बायोडीजल, और हाँ, कचरे से बनने वाली बायोगैस भी। ये सब फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल के ही उदाहरण हैं जो हमारे एनर्जी सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट आया। जो एक बेहतरीन सॉल्यूशन लग रहा था, उसके साथ एक ऐसी प्रॉब्लम जुड़ी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसने एक ऐसी ग्लोबल डिबेट शुरू कर दी जो आज तक चल रही है। और ये संघर्ष था फूड वर्सेस फ्यूल का। एक तरफ थी जमीन जिस पर उगाई गई फसलें फ्यूल बनाने वाली फैक्ट्रियों में जा सकती थीं, और दूसरी तरफ थी वही जमीन जिसकी फसलें दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भर सकती थी। सवाल सीधा था, जमीन का इस्तेमाल किसके लिए हो? इंसान के पेट के लिए या गाड़ी के टैंक के लिए? और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, इसके पीछे आंकड़े थे। मिसाल के तौर पर अमेरिका में जो मक्का उगता है, उसका हिसाब देखें तो लगभग 45% तो जाता है जानवरों के चारे में, और सिर्फ 15% इंसानों के खाने में। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा 40%, सीधा इथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोच कर देखें, देश का लगभग आधा मक्का लोगों के पेट में नहीं बल्कि गाड़ियों के टैंक में जा रहा है। और मामला सिर्फ खाने की कमी तक नहीं रुका, प्रॉब्लम और भी गहरी थी। जिस ग्रीन फ्यूल के लिए इतनी मेहनत हो रही थी, उसे उगाने के लिए असली हरे भरे जंगल काटे जा रहे थे, पानी का बेहिसाब इस्तेमाल हो रहा था और नेचर को नुकसान पहुंच रहा था। मतलब एक सॉल्यूशन खुद एक नई प्रॉब्लम बन चुका था। तो ये साफ था कि पहली कोशिश में काफी गड़बड़ थी, लेकिन साइंस ने हार नहीं मानी। अब फोकस शिफ्ट हुआ बेहतर बायोफ्यूल बनाने पर, एक ऐसी नई पीढ़ी जो पुरानी सारी समस्याओं को हल कर सके। इस पूरी जर्नी को हम 4 पीढ़ियों में समझ सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली पीढ़ी, जैसा हमने देखा, मक्के जैसी खाने की फसलों पर निर्भर थी, जिससे फूड वर्सेस फ्यूल की बहस छिड़ी। तो आई दूसरी पीढ़ी, इसने लकड़ी और भूसे जैसे नॉन फूड सोर्सेस का इस्तेमाल किया। खाने की प्रॉब्लम तो हल हुई, लेकिन इन्हें फ्यूल में बदलना बहुत महंगा और मुश्किल था। फिर आई तीसरी पीढ़ी, जिसने शैवाल यानी एल्गी का इस्तेमाल किया। इसे उगाने के लिए खेत नहीं चाहिए और ये बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है। और अब हम चौथी पीढ़ी को देख रहे हैं, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसी फसलें बनाई जा रही हैं जो सिर्फ फ्यूल देने के लिए ही हो। फायदा ज्यादा से ज्यादा फ्यूल, पर चुनौती, हमें नहीं पता कि लंबे समय में इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा।
हर कदम एक समस्या सुलझाता है और एक नई चुनौती खड़ी कर देता है। तो इन सभी इनोवेशंस और बहसों के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं? बायोफ्यूल पर आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस मामले में एल गोर की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट सॉल्यूशन के लिए कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, सिर्फ सिल्वर बकशॉट्स हैं। मतलब हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स का कोई एक जादुई समाधान नहीं है, और बायोफ्यूल वो सिल्वर बुलेट तो बिल्कुल नहीं है। और आज की हकीकत इन आंकड़ों में साफ दिखती है। अगर हम ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एनर्जी की बात करें तो इसका 96% हिस्सा आज भी फॉसिल फ्यूल का है और बायोफ्यूल वो बस एक छोटा सा 3% का टुकड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि ये एक सॉल्यूशन है, पर अकेला सॉल्यूशन नहीं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे ज़रूरी बात क्या निकलती है? हम ये तो समझ गए कि बायोफ्यूल पूरा जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें एक असली और बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है, तो फिर इनका रोल क्या होना चाहिए? क्या ये बस एक ट्रांजिशनल फ्यूल है या फिर एविएशन जैसे खास सेक्टर्स के लिए एक स्पेशल सॉल्यूशन है? हमारा एनर्जी का भविष्य कहीं न कहीं इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हैं।